हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मितपुर परिवार में। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, हमारे पिछले लेक्चर्स हमने नाउन सीरीज़ पूरी कंप्लीट की है ना। आज एक नए टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे। प्रोनाउन हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, उसको शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप सभी पिछला वीडियो देख लीजिए। सारे जो नाउन का सिलेबस, जो नाउन का जो पूरी प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप नाउन को देखिए और नाउन के कंसेप्ट को सीखिए, तो आपको प्रोनाउन जो ये हम पढ़ने वाले हैं वो बड़ा आसान लगेगा। दोस्तों, पिछला अगर आप नहीं देखोगे तो आप मुझे इस वीडियो पे बोलोगे कि क्या पढ़ाया है, मज़ा नहीं आया, फिर आप मुझे कोसोगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सीधे एक अच्छा सा कोट ये आपके सामने लिखा हुआ है, द वन हु हैज़ पेशेंस कैन अचीव एवरीथिंग व्हाट ही वांट। जिसके पास दोस्तों धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। और जिस फील्ड में आप और मैं जुटे हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा धैर्य मांगती है। तो दोस्तों, धैर्य की आवश्यकता हमें है, तो धैर्य को रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर। देखो दोस्तों, प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। प्रोनाउन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों प्रोनाउन? देखो तो प्रोनाउन, अगर मैं जैसे बार बार बोलूं कि एक सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं कि भैया राम एक अच्छा लड़का है ना, उसके आगे अगर मुझे सेंटेंस को भी आगे कैरी करना है, आगे और बढ़ाना है, तो मैं बार बार राम बोलूँगा, अच्छा तो नहीं लगेगा कि राम अच्छा लड़का है, राम राम इस क्लास में पढ़ता है, राम के 2 भाई है, इस तरह से। मतलब जब मैं बार बार राम बोलूँगा तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। ये जो कह सकते हैं इसकी वाक्य की सुंदरता को ख़राब कर देगा, सेंटेंस की ब्यूटी को जो है पूरी तरीके से स्पॉइल कर देगा। तो उसके लिए हम उसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे, नाउन की जगह पर हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन का। और ये प्रोनाउन फिर नाउन की जगह पे आकर नाउन का ही काम करेगा, है ना दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ड्स दैट कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये तो बेसिक सी परिभाषा हो गई। चलो तो हम सीधे पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लेते हैं कुछ, है ना। देखो दोस्तों, नाउन जो चैप्टर है उसको हमने उतना किस लिए कवर किया है, 5 वीडियो में हमारा कवर हो गया है। और मुझे आशा है कि आखिरी वाला वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो वहाँ से आप पूरा नाउन कवर कर लेना, उसके बाद प्रोनाउन को चालू करना। तो क्योंकि देखो, क्योंकि बेस्ड किस पे, बेस्ड तो नाउन पे है ना, तो नाउन समझने के बाद ही तो प्रोनाउन का समझ आएगा आपको सभी। ठीक है, तो अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की हम थोड़ी सी बात करते हैं कि देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं कि ऐसे सारे प्रोनाउन जो किसी कन्वर्सेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं ना दोस्तों, उनकी बात करें। जैसे मान लो आप जनरल वे में जानते हो आई, यू, वी, दे, है ना, फिर ही, शी, इट, ये सारे एक कन्वर्सेशन के अंदर प्रयुक्त होने वाले जो सारे प्रोनाउन हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, है ना। एक तो क्या होता है, एक इसके अंदर ये एक स्पीकर होता है जो कोई बात उस कन्वर्सेशन के अंदर बोल रहा होता है, ठीक है। एक लिसनर होता है जो वो बात सुन रहा होता है, ठीक है। और फिर कोई अदर होता है शायद जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो वो इसी के अंदर से आता है। इसको बांटेंगे, अभी हम देखेंगे कि क्या जो है हमारे लिए स्पीकर है और क्या हमारे लिए लिसनर है और कौन अदर है। जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको हम अदर बोल रहे हैं, ठीक है। एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो अदर है। तो देखो दोस्तों, मैं बांट रहा हूँ इसको पर्सन्स के अंदर, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट पर्सन जो बात को बोलेगा, स्पीकर, है ना दोस्तों। क्या फर्स्ट पर्सन कौन होगा? हमेशा स्पीकर। उसके बाद सेकंड पर्सन वो होगा हमेशा लिसनर, है ना। और जो थर्ड पर्सन होगा, है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो अदर में डाल देते हैं हम लोग, अदर व्यक्ति को, है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इनके अंदर से अपने को फर्स्ट सेकंड थर्ड
बांटना है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं मैं और हम, कोई एक कन्वर्सेशन में बात करने वाला कौन हो सकता है, मैं या हम। तो आप फर्स्ट पर्सन के अंदर डाल दीजिए किसको, आई और वी को, है ना। उसके बाद सुनेगा कौन, यू, तुम, सुनेगा कौन, तुम, तो यू को आप डाल दीजिए सेकेंड पर्सन में। और जो बच रहे हैं वो सारे किसके अंदर जाएंगे, अदर में, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। द पर्सन और थिंग दैट विच कैन टॉक अबाउट, ठीक है। कैसे, कौन कौन से हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे आपका दे हो जाएगा, है ना, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका थर्ड पर्सन। ओके दोस्तों, थर्ड पर्सन। आपको ये आई होप पर्सन तो समझ में आ ही गए होंगे, ये फर्स्ट पर्सन, क्योंकि बाद में इसी से बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पर्सन्स की जो पोजीशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है ना, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी है, वो भी हम देखेंगे अभी आज के लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज करें और लिख लें, ठीक है दोस्तों। देखो मैं प्रोनाउन की केस के बारे में बात कर लेता हूँ। प्रोनाउन केस, ठीक है। प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। फिर अपने नाउन में भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी कि भैया एक केस क्या होता है, एक केस होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक कैसा होगा आपका सब्जेक्टिव केस, एक कैसा होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और एक क्या होगा आपका पॉजेसिव केस, क्या होगा आपका पॉजेसिव केस। लेकिन देखो पॉजेसिव केस के अंदर भी हम उसको 2 भागों में बांट के देखते हैं। तो एक क्या हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा क्या हो जाएगा आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। मतलब समझ पा रहे हो आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि मान लो कोई जो प्रोनाउन है ना, वो अपने सब्जेक्ट के केस पे है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ आई, तो जब वो अपने केस को बदलता है तो उसका बोलने का तरीका बदल जाता है, उसका पूरा फॉर्म चेंज हो जाता है। सब्जेक्टिव केस पे तो वो आई है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस पे अगर वो जाता है तो वो क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस पे जाता है तो क्या हो जाता है, वो मी हो जाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में भी बदलता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में ये माय हो जाएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में ये माइन हो जाएगा, है ना। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि दिस इज माय पेन, है ना, और दिस पेन इज माइन। कहने का तात्पर्य एक ही है कि ये पेन मेरा है, लेकिन कहने का तरीका बदला है क्योंकि हमारा जो है प्रोनाउन का केस बदल गया। देख लो आप, ये जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो नीचे है ये माइन जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो बात क्या समझ में आई कि केस के बदल जाने से सेंटेंस का कहने का तरीका बदल गया, है ना। अब सवाल क्या उठता है कि भैया जो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, बिना पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आए सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाएगा। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम, उसके बारे में जब सेंटेंस देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। चलो तो इसके पहले मैं यहाँ पे पूरा प्रोनाउन चार्ट बनवा देता हूँ, आप उस चार्ट को ध्यान रखेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से उस चार्ट को 2-3 बार पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में पूरी बात करेंगे तो आपको क्या रहेगा कि वो याद हो जाएगा, ठीक है। इससे मान लो देखो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस के अंदर भी पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं, पॉजेसिव क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन,
1 मिनट का ब्रेक देंगे दोस्तों मुझे जरा। देखो दोस्तों, सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के अंदर 2 केस देखेंगे जैसे कि हमने अभी बात करी। तो एक काम करते हैं, इतना करने के साथ इसको एक काम करते हैं, पर्सन में और बांट लेते हैं, ठीक है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन और लास्ट वन थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या थे हमारे पास, आई था और वी था। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या थे, आई था और वी था। फर्स्ट का सब्जेक्टिव केस आई है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है इसका, माय। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा इसका, माई। ठीक है, आई, मी, माय और माइन। वी का अस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवर्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करें। सेकंड पर्सन में कौन होगा, देखो सेकंड पर्सन में यू होगा। अब ये यू जो है ना, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। भाई साहब, अगर मान लो एक व्यक्ति बैठा तो उसको भी हम यू ही बोलेंगे। 5 लोगों से अगर हम बात करें तो उसको भी तो हम यू ही बोलेंगे। उसमें क्या है, यू थोड़ी बदल जाएगा, यू नहीं बदलेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे, यू को आपने सेकेंड पर्सन में डाला जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, यू। ठीक है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव योर और योर्स। ठीक है दोस्तों, योर्स। इसके बाद द लास्ट वन, कौन कौन से हमारे पास सिंगुलर वाले, ही, शी, इट और लास्ट में दे। ही कैसा है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर है। शी भी, इट भी सिंगुलर है, लेकिन दे कैसा है, प्लूरल है। दे कैसा है, प्लूरल है। देखो, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम। और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस हिज। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी इजी रहेगा, हिम, ही, हिम, हिज, हिज। शी को देखो जरा, हर। ओके, हर के बाद यहाँ पर भी हर ही रहेगा और यहाँ हर्ष हो जाएगा। ठीक है, एट को देखेंगे, एट। ठीक है, एट का क्या रहेगा, एट ही रहेगा और पॉजिटिव एडजेक्टिव एट हो जाएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन उसका नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे लास्ट वन हमारा क्या बच गया, प्लूरल वाला दे। दे को अगर हम देखें तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट देम, देन दियर और लास्ट वन इज दियर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा चार्ट है। आपको इस चार्ट को 2-3 बार पढ़ना है और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी बहुत काम आपको पढ़ने वाला है। ओके दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं कुछ और चीज़ें, एक एक केस को समझने का प्रयास करेंगे। चलो, दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। मैथपुर से सारी क्लासेस चालू हैं, धीमे धीमे और भी क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, है ना। मैथ्स जो है आपको राजेश सर पढ़ा ही रहे हैं, बायो की क्लास चल रही है आपकी, है ना। महेश सर पढ़ा रहे हैं, महेश पोरवाल जी। उसके बाद हिस्ट्री मैंने खुद ने चालू किया है ना, उसका भी एक लेक्चर डल चुका है, इंट्रोडक्शन पार्ट वाला। और कल तक आप मतलब उसका एक और सेकेंड लेक्चर भी डल जाएगा जल्दी से। ओके, देखते हैं। अब आप देखिए,
आगे कुछ चीज़ें पढ़ते हैं अपन, जैसे मान लो पढ़ रहे हैं अपन इसका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, यदि कोई प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट पर है ना, यदि कोई प्रोनाउन अपने सब्जेक्ट पर है तो उसका हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे। मतलब वर्ब से पहले अगर यदि कोई प्रोनाउन आपको दिख रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा, हमेशा उसका सब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। वर्ब से पहले दिख रहा है आपको, समझ में आ रही बात, ये कैसा होगा आपका सब्जेक्टिव केस रहेगा। लेकिन इसके साथ क्या हो सकता है, क्या पता एक के साथ साथ भी आपके पास ज़्यादा आ जाए, जैसे शी एंड आई, है ना, शी एंड आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एक प्रकार से देखो दो भी आए तो भी अपने कैसे हैं, इसके सब्जेक्टिव केस पे है कि नहीं है। समझ में आई बात दोस्तों, कैसे हैं ये अपने सब्जेक्टिव केस पर है। लेकिन देखो इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, लेकिन उसको एक्सेप्शन ना बोलते हो उसको भी हम इसका सब्जेक्टिव केस ही मानेंगे। मैं एक कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, है ना, क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, एक कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर सेंटेंस आ रहा है आपके पास इट, है ना, आपको जैसे देखे कि इट के बाद आपको दिख रहा है, जैसे मान लो इज या वॉज, इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद हु है, फिर दैट है, फिर सेंटेंस ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इस तरह के कंस्ट्रक्शन में हमेशा जो ये नाउन या प्रोनाउन है ना, भले वो किसके बाद है, भले वो किसके बाद, वर्ब के बाद में, लेकिन कैसा रहेगा हमेशा अपने, किसके पे रहेगा, हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस पर रहेगा। किस पर रहेगा, सब्जेक्टिव केस पर। क्यों रहेगा सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर, है ना, यहाँ पर उस सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाला जा रहा है। उस जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इट वॉज आई who have given the rupees। क्या बोला मैंने सेंटेंस में कि इट वॉज आई हु हैव गिवन द रुपीज़, मतलब कि वो मैं था जिसने तुम्हें पैसे दिए। मतलब बात समझ में आ रही है कि किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद के ऊपर, कि वो मैं था, इट वॉज आई हु हैव गिव द रुपीज़, हु हैव गिव यू द रुपीज़, ठीक है। मतलब बात समझ में आ रही है आपको कि किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। आपको देखना है ऐसे कंस्ट्रक्शन में अगर भले बाद में उसके बाद वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट रहा तो भी वो अपने कैसे रहेगा, तो भी वो अपने सब्जेक्टिव केस पर ही रहेगा, जब सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है, जब सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किए जोर देकर डाला जाए। तो मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक और देखते हैं आप उसके बाद। क्या लिखा मैंने कि इट वॉज हिम हु हेल्ड यू एवरी टाइम, ठीक है। देखो दोस्तों इस पर भी अभी भी सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है ना। अब सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है तो लेकिन ये तो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसको अपने कैसे रहना पड़ेगा, इसको अपने सब्जेक्टिव फॉर्म पर रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा, कि वो वही था जिसने तुम्हारी हर बार मदद की, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि दोस्तों इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके देखो अब मैं बढ़ रहा हूँ अपने आज के अगले कंसेप्ट की तरफ। वो क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। किसकी बात कर रहे हैं हम, अपने ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं।
मतलब जब कोई प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस पर होगा, जब मतलब ऑब्जेक्ट पर होगा तो कैसा होगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस पर कहलाएगा। मतलब देखो, आपको देखना है कि वर्ब के बाद आ रहा है क्या वो, या प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है क्या वो। ठीक है, ध्यान रखना है, वर्ब के बाद आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, या फिर लेट के बाद आ रहा है। 2-3 चीज़ें लिख देता हूँ मैं। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रही बात? क्या वर्ब के बाद, लेट के बाद और प्रेपोजिशन के बाद अगर आ रहा है तो वो अपने कैसे होगा, अपने ऑब्जेक्टिव केस पर होगा हमेशा। जैसे यू सेव्ड मी एंड हर। देखिए दोस्तों, कैसे आए, अपने ऑब्जेक्टिव केस पर आए कि नहीं आए, है ना। तो हमेशा वर्ब के बाद अगर आप देखोगे तो कैसे देखोगे उसको, आप अपने ऑब्जेक्टिव केस पर ही पाओगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस पर नहीं है, मतलब सेंटेंस में वहाँ गलती है और वही गलती आपको सुधारना है ना दोस्तों। चलो, आज के लिए 2 कंसेप्ट काफ़ी हैं। मैं आपको अब आज के 10 वर्ड पढ़ा देता हूँ, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद इस जो लेक्चर है इसको ख़त्म कर लेंगे। ज़्यादा हम बड़े बड़े लेक्चर नहीं बना रहे ताकि आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, आप भी पढ़ते रहें और आपको भी मज़ा आए। कम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन इतना पढ़ेंगे कि हमको पूरा पूरा याद हो जाए यहीं के यहीं। ज़्यादा पढ़ने के बाद हम कंसेप्ट को भूल जाते हैं, है ना। आई होप मुझे जितने पिछले वीडियो में आपने वर्ड आपको दिए थे आपने याद किए होंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, वोकेबलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वोकेबलरी आपको बहुत मदद करेगी आपकी समझ विकसित करने में अंग्रेजी के लिए, है ना। आपको आज आपने देखो सब्जेक्टिव की एक चीज़ मुझे और याद आ रही, कल जो है मैं उसको बताने वाला था लेकिन टाइम हो गया था, लेकिन मैं अभी आज बता दे रहा हूँ। नाउन से रिलेटेड थोड़ी सी है वो, है ना, कि देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ नाउन, जैसे मान लो जी को कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं, ग भी में भी देखते हैं, ग के सेंस में भी देखते हैं। और हालांकि मुझे पता है कि शायद सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे हमको करना है। ठीक है, ग पढ़ते हैं और कभी इसको ज पढ़ते हैं। ऐसा कैसा बदलाव हो जाता है, क्यों बदलाव हो जाता है, इसके पीछे भी अंग्रेजी का नियम, इस तरह से सी के लिए भी नियम है। क और सा के सेंस में पढ़ा जाता है, इसको भी क और सा के सेंस में पढ़ा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब हो जाता है? तो देखो दोस्तों, इसका सिंपल सा रीज़न है कि यदि मान लो जी के बाद और सी के भी बाद यदि आई ई या वाई, आई ई या वाई आता है तो जी को हमेशा ज पढ़ा जाएगा और सी को का पढ़ा जाएगा, है ना। शायद पता हो किसी को, जिसको नहीं पता हो उसके लिए था। अब कोई कमेंट मत करना है, तो बेसिक सी चीज़ है, ये किसी नहीं पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता हो वो जान ले। ठीक है, समझ में आई बात। जैसे मान लो साइकिल, है ना, लेकिन कैट देखा आपने। उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं हम, जिम, गेम, है ना, समझ में आई बात। लेकिन जी वाले में कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को देखना पड़ेगा आप। जैसे गर्ल, है ना, गिल्ड, ये कुछ अपवाद है। बात खैर ज़्यादातर जगह पे आपको लग जाएगा। और एक और चीज़ मेरे से किसी ने पूछी थी तो मैं बता देता हूँ, वो क्या है कि भैया कब एस लगाएं, कब ई एस लगाएं और कब आई ई एस लगाएं। ठीक है ना, हाँ, जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, हर जगह अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब ज़्यादातर जगह अप्लाई हो जाएगा, आप देखना। से मान लो एक वर्ड लेता हूँ मैं, मैंगो। ठीक है, एक वर्ड में लेता हूँ की। ठीक है, एक पोइट्री। ठीक है, ये हो गया। और एक मैं वर्ड लेता हूँ टेबल। ठीक है, समझ में आई बात। एक वर्ड में ले लेता हूँ क्लास। ठीक है,
देखो दोस्तों, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंसेप्ट में लगेगा। यदि कोई वर्ड ओ से एंड कर रहा है और उसको हमको प्लूरल करना है तो आपको वहाँ पे ES का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा? और डबल S लास्ट में S रहा तो भी आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? ES का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से CH वाला भी वो कंसेप्ट, जैसे मान लो कोई वर्ड ले लेते हैं अपन, मैच, है ना, CH से एंड कर रहा है तब भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? ES यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। इसके अलावा मतलब जहाँ जहाँ पर आप ES यूज़ कर रहे हो उसके अलावा जनरल वे में आप सबके साथ क्या यूज़ करोगे? नॉर्मल S यूज़ करोगे और आप नाउन को प्लूरल कर दोगे। लेकिन बचते हैं वो वाले वर्ड्स जो एंड करते हैं किसके साथ? Y के साथ एंड कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा झोल है, इसको समझो। ऐसे वर्ड जो Y से एंड तो कर रहे हैं लेकिन Y से पहले अपने साथ एक वॉवल रख रहे हैं, ठीक है, Y से पहले अपने साथ एक वॉवल रख रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में केवल इनके अंदर S लगाया जाएगा। ठीक है, केवल क्या लगाया जाएगा? S। मतलब आप नॉर्मल कीज बोलोगे। ठीक है, समझ में ये बात। अपने से पहले वॉवल होना, मतलब Y से पहले वॉवल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर Y से पहले वॉवल नहीं है तो इसको बदलने के लिए दूसरा तरीका है, वो ये है कि अगर मान लो Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इस कॉन्सोनेंट को हटा के आपको IES का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, किसका यूज़ करना पड़ेगा? IES का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये हो गया आपका थोड़ा सा बचा हुआ कंसेप्ट, इसको सीख लें। जिसको पता था उसके लिए बड़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था उसको आज पता चल गया है ना। 10 वर्ड की तरफ चलते हैं हम। तो हमारे लिए 10 वर्ड जो हैं वो के हिस्से में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, आज कुछ फोबिया की बात करेंगे। फोबिया एक रूट वर्ड है, फोबिया, है ना। फोबिया का मतलब था डर। क्या होता है फोबिया का मतलब? डर। अलग अलग तरह के लोगों को बहुत सारे अलग अलग डर होते हैं, उन डरों के बारे में बात करते हैं और अलग अलग डरों को क्या कहते हैं उनको देखो। 10 फोबिया हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हैं, है ना, 1 वर्ड्स के अंदर। तो उसके लिए देखो, पहला वर्ड है, अच्छा इसके अंदर अपन कभी 1 वर्ड भी आ जाएंगे, आपको आप ओके भी याद करते चले, आपको सब मालूम पड़ता रहेगा। ठीक है, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। ठीक है, एक वर्ड है क्या हमारे पास? एक्रोफोबिया, मतलब ऊंचाई से डर। क्या है? ऊंचाई से डर। दूसरा एरोफोबिया। ठीक है, उड़ान से डर, प्लेन में नहीं उड़ पाते ये लोग, डर लगता है इनको। ठीक है, एक्रोफोबिया हो गया ऊंचाई से डर, एरोफोबिया हो गया उड़ान से डर। तीसरा हमारे पास है एस्ट्राफोबिया। तीसरा वर्ड क्या हमारे पास? एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया मतलब जो तूफान होता है ना, तूफान के अंदर थंडरबोल्ट वगैरह बिजली चमकती है, उससे डर लगता है, तूफान से डर। ठीक है, एस्ट्राफोबिया। ठीक है, एक वर्ड लेता हूँ चौथा ए वाला से, ऑटोफोबिया। क्या? ऑटोफोबिया। इनको अकेले रहने से डर लगता है, अकेलेपन से डर, ज़रा भी अपने आप को अकेला नहीं छोड़ पाते। ठीक है, अकेलेपन से इनको डर लगता है। ठीक है, ऑटोफोबिया, एग्रोफोबिया, एरोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, ऑटोफोबिया। 5वें नंबर पे एक वर्ड लिखें फोबिया से रिलेटेड। ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया, CLAS, क्लास्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जनरल बहुत कॉमन वर्ड है, बंद जगहों से डर, बंद जगह से डर, है ना। इनको इरिटेशन होने लग जाती है बंद जगह से। ठीक है, बंद जगह से डर। फिर क्लस्ट्रोफोबिया के बाद आगे देखें, हीमोफोबिया। हीमोफोबिया, इनको खून से डर लगता है, खून से डर। जनरल सभी को लगता है लेकिन इनको कुछ ज़्यादा लगता है खून से डर, है ना। जरा सा भी खून देखेंगे तो इनको मतलब समझ लीजिए इरिटेशन हो जाएगी, है ना, बेहोश हो जाएंगे, इस तरह से काम हो जाता है, हीमोफोबिया। उसके बाद
हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक है, पानी से डर है ना, गहरे पानी से डरना। पानी पीते तो कहाँ, पीते और नहाते तो होंगे ही, है ना, लेकिन गहरे पानी से नहाने वगैरह से, पूल वगैरह से, उस तरह का डर है इनको, है ना, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, 8वें नंबर पे देखो एक और डर है मेरे पास, एटिशिफोबिया। क्या? एटिशिफोबिया। एटिशिफोबिया मतलब क्या होता है? ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये कभी भी आ सकता है। असफलता से डर। किससे डर? असफलता। एटिशिफोबिया, असफलता से डर। 9वें नंबर पे बैक्टीरियोफोबिया। क्या? बैक्टीरियोफोबिया वर्ड है हमारे पास। बैक्टीरिया मतलब किससे डर? बैक्टीरिया से डर। देखिए ना आपको अलग ही दिख जाएंगे ये लोग, बहुत सफाई से रहते हैं, मतलब सफाई के नाम पर भी बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरह का अजीब तरीके का बिहेवियर करते हैं। किसी ने इसको छुआ तो वो पूरा नहाएंगे, है ना, उन चीज़ों को धोएंगे। आजकल तो मतलब वो कोरोना का सिस्टम चल रहा था, उसमें मतलब सैनिटाइजर इनको ज़रूरी भी है, लेकिन मतलब ये कुछ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लास्ट नंबर पे एक वर्ड है गायनोफोबिया। इंटरेस्टिंग वर्ड है गायनोफोबिया। गायनोफोबिया मतलब महिलाओं से डर। ठीक है, महिलाओं से डर, गायनोफोबिया। ये तो आज 10 हमारे पास फोबिया थे। बहुत सारे फोबिया होते हैं वैसे तो, पर ये कुछ चुनिंदा हैं जो कुछ एग्ज़ाम में पूछे भी गए होंगे कभी ना कभी, और पूछे भी जाएंगे, इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक्रोफोबिया, एरोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, ऑटोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, हीमोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एटिशिफोबिया और बैक्टीरियोफोबिया और गायनोफोबिया, है ना। इनको आप पढ़ना, याद करने की कोशिश करना, काम आएंगे आपके जीवन में। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।